लाभांश निर्णय, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दिया जाए और कितना भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में रख लिया जाए, लाभांश का निर्णय कहलाता है। ठीक है। प्राय अंशधारी जो है वो क्या चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त हो, और प्रबंधक क्या चाहते हैं कि अधिक से अधिक लाभ भावी आवश्यकताओं के लिए जो है वो व्यवसाय में ही रख लिया जाए। यहां पर भी वित्तीय प्रबंधक को संतुलन की स्थिति बनानी पड़ती है ताकि दोनों पक्षकार, अंशधारी भी और कंपनी भी, संतुष्ट रहे। इस निर्णय को अधिशेष निपटान निर्णय, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन भी कहा जाता है। अब पूंजी लाभ क्या होता है इसमें? इसका अभिप्राय अंशों को बढ़े हुए मूल्य पर बेचकर लाभ अर्जित करना पूंजी लाभ कहलाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं कि लाभांश निर्णय को जो है वो कौन कौन से घटक हमारे जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ गया हमारा आय। लाभांश का भुगतान वर्तमान व संचित लाभों में से कर दिया जाता है, अतः लाभों की कुल राशि जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक लाभांश दिया जा सकेगा। मतलब लाभ जितने ज्यादा होंगे उतना ही लाभांश दिया जा सकता है। फिर आय की स्थिरता। एक कंपनी जिसकी आय स्थिर होगी वह अधिक लाभांश घोषित करने की स्थिति में होगी, तथा इसके विपरीत अगर आय में स्थिरता कम होगी तो उतना ही लाभांश कम करने की स्थिति में होगी। तीसरा, लाभांश की स्थिरता। तो लाभांश की स्थिरता पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि हर कंपनी प्रति अंश लाभांश को स्थिर बनाने की नीति को अपनाना चाहती है। यहां लाभांश की स्थिरता का अभिप्राय क्या है कि लाभांश की किसी भी स्थिति में लाभांश को कम ना होने देने से है। लाभांश स्थिर रहे या बढ़े तो बहुत बढ़िया है। इस दृष्टिकोण से आय के थोड़े से परिवर्तन से लाभांश की दर को ना तो घटाना चाहिए और ना ही बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आ जाता है चौथा, विकास की संभावनाएं। यदि कंपनी को विकास के आगे फ्यूचर में बहुत बढ़िया अवसर उपलब्ध दिखाई दे रहे हैं तो उसको बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तभी तो वो डेवलपमेंट कर पाएगी। ऐसी स्थिति में कंपनी आय का अधिकतम भाग अपने पास रखना चाहेगी और कम से कम भाग जो है वो लाभांश के रूप में वितरित करना चाहेगी, क्योंकि विकास डेवलपमेंट का मतलब, मान लो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हम काम कर रहे हैं और आगे इन फ्यूचर हमें बहुत सारा काम मिलने की संभावनाएं हैं, तो हमें और वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे, हमें और मशीनें खरीदने पड़ेगी, तो इसका मतलब पैसे की आवश्यकता है। तो ऐसी दशा में लाभांश को कम बांटना पसंद करती है कंपनी। फिर रोकड़ प्रवाह की स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन क्या है हमारी? लाभांश के भुगतान से जो हमारा रोकड़ है वो आउटफ्लो होता है, बाहर चला जाता है। यद्यपि कंपनी की आय प्राप्त हो सकती है, परंतु यह संभव है कि इसके पास लाभांश का भुगतान करने के लिए आवश्यक रोकड़ ना हो। इस प्रकार कंपनी की रोकड़ स्थिति लाभांश निर्णय का एक मुख्य निर्धारक होती है। मतलब कितना कैश मेरे पास में है वो डिपेंड करेगा लाभांश निर्णय के, सबसे ज्यादा उसी को प्रभावित करेगा। जितनी अच्छी कंपनी की रोकड़ स्थिति होगी उतना ही अधिक लाभांश भुगतान करने की कंपनी की संभावना, क्षमता होगी। फिर अंशधारी प्राथमिकता। विनियोग के दृष्टिकोण से अंशधारी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो नियमित आय चाहता है और दूसरा जो पूंजी लाभ चाहता है। जो नियमित आय के लिए कंपनी में विनियोग करते हैं, एक तो वो हो गए, और दूसरे हो गए जो पूंजी लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी में विनियोग करते हैं। यदि अधिकतर अंशधारी पहली तरह के हैं, यानी कि नियमित आय चाहते हैं, तो कंपनी को उन द्वारा अपेक्षित लाभांश अवश्य ही घोषित करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि पूंजी लाभ चाहते हैं, अंशधारी ज्यादा हैं, तो लाभांश घोषित करने के बारे में कंपनी स्वतंत्र रहती है। मतलब जो लंबे समय तक चाहते हैं, जो लगातार चाहते हैं, दोनों में अगर डिफरेंस आता है तो उस हिसाब से लाभांश घोषित कर सकते हैं। फिर कर नीति। लाभांश निर्णय कुछ सीमा तक कर नीति पर भी निर्भर करता है। यदि लाभांश पर कर की दर अधिक हो तो कम लाभांश देना बेहतर रहता है। इसके विपरीत यदि लाभांश की कर की दर कम होने की स्थिति में अधिक लाभांश दिया जाना उचित होगा। आजकल अंशधारियों के हाथों में लाभांश आयकर मुक्त है। इस दृष्टिकोण से
अंशधारी अधिक लाभांश प्राप्त करना पसंद करेंगे। तो ये रणनीति हो गई हमारी। फिर आ जाती है अंश बाजार की प्रतिक्रिया कैसी है स्टॉक मार्केट की। लाभांश व अंशों के बाजार मूल्य में सीधा संबंध होता है। लाभांश और जो अंश की जो मार्केट वैल्यू है उनमें सीधा संबंध है। अर्थात यदि लाभांश अधिक दर से घोषित किया जाए तो इसको एक अच्छी न्यूज माना जाता है स्टॉक मार्केट में, जिससे कंपनी के शेयर की वैल्यूज बढ़ती हैं। इसके विपरीत लाभांश की दर कमी से जो हमारे शेयर मार्केट के अंदर जो हमारे शेयर हैं उसकी मार्केट वैल्यू में कमी आ जाती है। अतः वित्तीय प्रबंधक को लाभांश का दर का निर्धारण करते समय उसके अंशों के बाजार मूल्य पर होने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक कंपनी की यह इच्छा होती है कि किसी भी हाल में उसके अंशों का मूल्य कम ना हो, तो उसी प्रकार से हमें अपने निर्णय लेने हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा पूंजी बाजार तक पहुंच। यदि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी पूंजी बाजार से आसानी से वित्त एकत्रित कर सकती है तो उसे अधिक लाभांश घोषित करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि कितनी पूंजी उसको आवश्यकता पड़ेगी, उसी चीज को ध्यान में रख के वो लाभांश घोषित करे। लाभांश अधिक घोषित करेगी तो पूंजी जब इकट्ठी करनी होगी तो ज्यादा पूंजी जो है वो आसानी से इकट्ठी कर पाएगी। फिर हमारे अगले दोनों पॉइंट वैधानिक बंधन और अनुबंधित बंधन, वो एक दूसरे के विपरीत है। पहले वैधानिक बंधन, कंपनी की लाभांश नीति वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होनी चाहिए। वैधानिक प्रावधानों से क्या मतलब हुआ, कंपनी दत्त अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, हमने अकाउंटेंसी में इसको डिटेल में समझा है, में से लाभांश नहीं दे सकती, क्योंकि इससे पूंजी कम हो जाएगी जिससे ऋणदाताओं की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए यह बात ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि लाभांश पूंजी में से नहीं दिया जा सकता। कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार लाभांश कंपनी के वर्तमान या फिर पिछले वर्षों में लाभ में से ह्रास का प्रावधान यानी कि डेप्रिसिएशन काटने के बाद ही दिया जा सकता है, पूंजी में से नहीं देना चाहिए। फिर अनुबंधित बंधन क्या कहता है, जब कंपनी ऋण के रूप में वित्त प्राप्त हो जाता है तो ऋणदाता कंपनी द्वारा लाभांश देने पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि उसका सबसे पहले उसी को ही पैसा जो है वो वापस किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के ये जो है वो घटक हमारे प्रभावित कर सकते हैं लाभांश को। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला अनुकूलतम विनियोग निर्णय, उस पर डिटेल में जाने से थोड़ा सा वित्तीय प्रबंध उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय प्रबंधक या फिर वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों का सीधा संबंध इस बात से है कि तीनों वित्तीय निर्णय जो अभी हमने पढ़े, विनियोग निर्णय, पूंजी व्यवस्था संबंधी निर्णय और लाभांश निर्णय, लेते समय वित्तीय प्रबंधक का ध्यान किस बात पर केंद्रित होना चाहिए। स्पष्टतः उसकी सोच विचार का केंद्र बिंदु व्यवसाय के स्वामियों का अधिकतम लाभ करना होता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधक का उद्देश्य व्यवसाय के स्वामियों की संपदा को अधिकतम करना होता है। संपदा को जो अधिकतम करने की बात कर रही हैं, इसका मतलब हुआ कि संपदा को अधिकतम करके व्यवसाय के स्वामियों का अधिकतम हित किया जा सकता है, और यही वित्तीय प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य होता है। और ये कैसे होगा, विनियोजित पूंजी में वृद्धि का सूचक अंशों का बाजार मूल्य होता है। जितना अधिक बाजार मूल्य होगा उतना ही कंपनी को फायदा होगा। यदि अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है तो कहा जाएगा कि अंशधारियों के विनियोजित पूंजी में वृद्धि हो रही है, और अंशों का बाजार मूल्य में कमी होने का मतलब हम कहेंगे कि अंशधारियों की संपदा की गणना, उसकी जो पूंजी है उसमें कम हो रही है। तो अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, अनुकूलतम विनियोग निर्णय। अनुकूलतम विनियोग निर्णय लेने का अभिप्राय विनियोग से संबंध में ऐसा निर्णय है जो अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होता है। तो अनुकूलतम मतलब जो सही, सबसे बढ़िया लगे, वो विनियोग का निर्णय जो है वो लेना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है, जिससे लाभ मिले। फिर दूसरा, अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय, जो हमारे अभी तीनों पॉइंट आए थे उसी के बारे में। अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय ऋण पूंजी तथा
अंश पूंजी का ऐसा संयोग, ऐसा अनुपात, ऐसी रेशियो तैयार करने से है जिस पर पूंजी लागत कम से कम आए, तभी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर तीसरा, अनुकूलतम लाभांश निर्णय। अनुकूलतम लाभांश निर्णय लेने से अभिप्राय कंपनी के कुल लाभों का ऐसा विभाजन करने से है ताकि लाभांश प्राप्त करके अंशधारी भी संतुष्ट हो जाएं और कंपनी के पास में भावी निर्णय लेने के लिए भी पर्याप्त पैसा बचा रहे। तो ये तीनों ही मुख्य उद्देश्य हैं और इन तीनों के बारे में ही हमने डिटेल में पढ़ा, विनियोग निर्णय, पूंजी व्यवस्था निर्णय, लाभांश निर्णय। तो इन तीनों के बढ़िया डिसीजन लेने से कंपनी की वित्तीय स्थिति जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिसका अंशों के बाजार मूल्य पर सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य संपदा को अधिकतम करना होता है, जिसके द्वारा व्यवसाय के स्वामियों का अधिकतम हित किया जा सके। ऐसा मानना पूर्णतः व्यवहारिक भी है और सर्वमान्य भी है। तो ये था हमारा वित्तीय प्रबंध का टॉपिक। आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है इसी चैप्टर में, वित्तीय नियोजन का अर्थ। भविष्य में क्या किया जाना है इसका पूर्व में निर्धारण कर लेना नियोजन कहलाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया। एक वित्तीय प्रबंधक को भविष्य में वित्त की आवश्यकता यानी कि पैसे की आवश्यकता, उसकी प्राप्ति और उसकी उपयोग के बारे में योजना तैयार करनी होती है। कहाँ से आएगा और कहाँ उसको मैंने यूटिलाइज करना है, ये योजना पहले से तैयार करनी होती है। अतः वित्तीय नियोजन का अभिप्राय क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू वाकर महोदय क्या कर रहे हैं, वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित होता है और इसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय उद्देश्य आ जाते हैं, वित्तीय नीतियां आ जाती हैं और वित्तीय कार्य विधियों का निर्धारण करना सम्मिलित होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण करने से होता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं एवं उसके उपयुक्त स्रोतों का पूर्वानुमान लगाकर उसका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो अगर साधारण से अर्थों में हम कहें तो इसका अभिप्राय एक संगठन की भावी क्रियाओं का वित्तीय खाका यानी कि प्रिंट आउट यानी कि ब्लूप्रिंट यानी कि मैपिंग करना होता है। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर और हमारा है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार चलती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना। वित्तीय नियोजन में सर्वप्रथम संस्था के वित्तीय उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है। संस्था के वित्तीय उद्देश्य जो है वो हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होंगे अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य जो मुख्य रूप से तरलता बनाए रखने जो है वो इसमें सम्मिलित होता है। अल्पकालीन मतलब कितना कैश मेरे पास रहेगा डेली यूज के लिए। फिर दूसरे होते हैं हमारे दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्य जो संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों में पर्याप्त वित्त उचित मात्रा में उपलब्ध करवाने के सम्मिलित होते हैं। फिर दूसरा अगला पॉइंट आ जाता है हमारा वित्तीय नीतियों का निर्धारण। अब वित्तीय नियोजन के दूसरे चरण में वित्तीय नीतियों का निर्धारण हम कर लेते हैं ताकि वित्तीय उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसके अंतर्गत पूंजीकरण नीति, पूंजी ढांचा नीति, स्थायी संपत्ति प्रबंध नीति, लाभांश वितरण नीति, कार्यशील पूंजी प्रबंध नीति, उधार नीति, ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। मतलब कि कितनी स्थायी संपत्ति में रखना है हमने, कितना लाभांश वितरण करना है, कार्यशील पूंजी के रूप में कितना रखना है, उधार कितना लेना है देना वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पूंजी ढांचे के संबंध में यह नीति अपनाई जाती है, अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो, और कि कंपनी अपने प्रारंभिक वर्षों में समता अंश पूंजी पर ही निर्भर रहेगी। लाभांश वितरण के संबंध में कंपनी की यह नीति हो सकती है कि प्रारंभिक वर्षों में लाभांश की दर कम में रखी जाए, तथा उधार विक्रय के संबंध में संस्था की नीति यह हो सकती है कि उधार विक्रय किया जाएगा लेकिन केवल समृद्ध ग्राहकों के साथ ही। मतलब जो पैसा जो है वो जिनकी कैश फ्लो बहुत बढ़िया है वो कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए उधार में सामान जो है वो हमारे से लेना चाहते हैं और लेन देन का व्यवहार उनका अच्छा रहता है। तो इस प्रकार के नीतियों का निर्धारण हम कर लेते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंतर्गत वित्तीय कार्य विधियों का
निर्धारण। तो ये तीन हमारे वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के प्रोसेस चलते हैं, इन तीनों को ही हमें फुलफिल करना होता है, इन तीनों से ही हमारा पूरा वित्तीय नियोजन हो जाता है। तीसरा, वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण। नियोजन, वित्तीय नियोजन में तीसरा चरण पर वित्तीय कार्यविधि निर्धारित कर ली जाती है। कार्यविधियां नीतियों से अधिक स्पष्ट होती हैं। इसमें यह निश्चित कर लिया जाता है कि किस काम को किस क्रम में पूरा किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वर्षों में क्षमता अंश पूंजी पर निर्भरता रहने के कारण निर्णय एक नीति हो सकती है, लेकिन क्षमता अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदम वित्तीय कार्यविधि के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार उधार विक्रय करने की एक नीति है, जिसका समय पर भुगतान न होने पर की जाने वाली कार्यवाही का क्रम निश्चित करना वित्तीय कार्यविधि हो सकती है। जैसे ग्राहकों के पास सबसे पहले पत्र लिखना, फिर टेलीफोन करना, इसके बाद व्यक्तिगत रूप से मिलना तथा अंततः वैधानिक कार्यवाही करना अगर हमारा पैसा कहीं फंस जाता है तो ये हमारे 3 चरण हैं। इन 3 चरणों पर हम चलते हुए वित्तीय नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, असल में क्यों किया जाता है वित्तीय नियोजन। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है समय पर वित्त की उपलब्धि सुनिश्चित करना। वित्तीय नियोजन का प्रथम उद्देश्य समय पर आवश्यक वित्त उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है तथा इसमें यह भी देखा जाता है कि किन स्रोतों से वित्त प्राप्त किया जा सकता है। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कभी भी रोकड़ शेष आवश्यकता से बहुत अधिक या फिर बहुत कम ना पड़े। इन दोनों के नफे और नुकसान हमने पढ़ लिए हैं अभी। रोकड़ शेष का आवश्यकता से अधिक या कम होना दोनों परिस्थितियों में हानिकारक होता है, तो ये हमने पहले से ही पढ़ा है। तो कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन का उद्देश्य आवश्यक वित्त को उपयुक्त समय, उपयुक्त मात्रा में और सही समय पर उपलब्ध करवाना जो है वो वित्तीय नियोजन का उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद आ जाता है वित्तीय नियोजन का महत्व। कितना महत्वपूर्ण है ये, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, हमारे वित्तीय नियोजन का महत्व या फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, भूमिका। सबसे पहले संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसी आधार पर विभिन्न वित्तीय योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसा करके यह संभावित परिस्थितियों का अच्छे ढंग से सामना करने में सहायक होती हैं। फिर दूसरा, भावी प्राप्तियां एवं भुगतानों का पूर्वानुमान लगाकर पूंजी की कमी या फिर आधिक्य का मतलब होता है अधिक का उचित प्रबंध कर लिया जाता है। इस प्रकार इसे व्यवसायिक सदमों और आश्चर्यों से टालने में सहायता मिलती है। फिर तीसरा हमारा आ जाता है समन्वय में सहायक। यह विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं जैसे कि विक्रय, कर, उत्पादन, वित्त इत्यादि में समन्वय करने में हमारी सहायता करती हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है वित्त प्रबंध में वित्त की बर्बादी पर रोक लगाने में सहायक। वित्तीय नियोजन के अभाव में वित्तीय संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। इसका कारण जो है वो व्यवसायिक व्यवहारों की पेचीदगी से होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, किसी विशेष व्यवसायिक व्यवहार के लिए आवश्यकता से अधिक या फिर बहुत कम अनुमान लगाना, इस तरह की बर्बादी को वित्तीय नियोजन के माध्यम से रोका जा सकता है। तो ये रोकने में सहायक होती है बर्बादी। फिर वर्तमान को भविष्य में जोड़ने में सहायक होती है। ऐसा करके भावी अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करने में सहायता होती है, क्योंकि हम भविष्य की प्लानिंग जो है वो पहले से ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है विनियोग तथा वित्त निर्णयों में संबंध स्थापित करने में सहायक। इसके द्वारा यह निश्चित करने में सहायता मिलती है कि धन का विनियोग कहाँ किया जाना है, कितना किया जाना है, उन्हें किन स्रोतों से प्राप्त किया जाना है। इसके अंतर्गत अंश पूंजी व ऋण पूंजी का मिश्रण का सही ढंग से प्रयोग किया जाता है ताकि पूंजी लागत कम आए। और वित्तीय नियोजन का आखिरी पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियोजन से सभी वित्तीय क्रियाओं का पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत वित्तीय निष्पादन के परिमाप निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय निष्पादन के परिमापों की तुलना की जाती है। विचलन व उसके कारणों की खोज कर ली जाती है, क्यों ऊपर नीचे जा रही है, और अंत में सुधारात्मक कार्यवाही भी
कर ली जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।